मुंबई में बीएमसी इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और 15 तारीख दूर नहीं है जब मतदान होना है और 16 को रिजल्ट आना है। तो हमारे बीच आज एक्सक्लूसिव बातचीत में मौजूद है, पत्रकार रह चुके हैं, कांग्रेस के प्रमुख चेहरे रह चुके हैं और अब शिवसेना शिंदे गुट में एक प्रमुख चेहरे के तौर पर कार्यरत है। हमारे साथ मैं बात कर रही हूँ, संजय निरुपम जी मौजूद हैं। संजय निरुपम जी, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज़ इंडिया पर स्वागत है। शुक्रिया। संजय निरुपम जी, मुझे आप बताइए कि मुंबई की स्थिति फिलहाल कैसी है, क्या सोचते हैं मुंबई की स्थिति को लेकर आप? देखिए, मुंबई में 2022 में जो वर्तमान महानगर पालिका है उसकी अवधि पूरी हुई थी और 2022 के जुलाई से हमारी सरकार है। लगभग 2.5 वर्षों तक एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद से फडणवीस जी मुख्यमंत्री हैं। मतलब कह सकता हूं मैं कि एक्चुअली पिछले 4 वर्षों से मुंबई महानगर पालिका का संचालन महाराष्ट्र सरकार कर रही है। तो मैं ये कह रहा था कि मुंबई में पिछले 4 वर्षों से वर्चुअली हमारी सरकार चल रही है, महाराष्ट्र सरकार महानगर पालिका चला रही है और पिछले 4 वर्षों में एक बदलाव सा दिख रहा है। जैसे ही शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने पूरे मुंबई के रास्तों को कॉन्क्रीटाइज करने का एक अभियान शुरू किया। लगभग 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ किया। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि हर बारिश के बाद मुंबई की सड़कों में इतने पॉट होल्स होते थे कि लोग उसमें गिर के मर जाते थे। तो इनने कहा कि ये डामर के या फिर एसफाल्ट रोड रखने के बजाय क्यों नहीं इन रास्तों को हमेशा के लिए कॉन्क्रीटाइज किया जाए। और ये बहुत लंबे समय से इसकी मांग होती रही थी, लेकिन महानगर पालिका में बैठे जो इंजीनियर्स हैं, जो सारे ऑफिसर्स हैं, उनको चूँकि हर साल पॉट होल भरने के लिए, खड्डे भरने के लिए कॉन्ट्रैक्ट देना, उसमें कमीशन खाना है। हर साल रास्ता टूटना चाहिए ताकि उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ करें और उसमें से पैसे आए, कमीशन आए, दलाली आए। और उसका समर्थन कौन करता था? तो मातोश्री वाले, सारे उबाठा वाले लोग। तो इन्हें आते ही पहले तो रास्तों को ठीक किया। लगभग 70% रास्ते कॉन्क्रीटाइज हो गए। यही वजह है कि पूरे मुंबई में इस बार आपको पॉट होल्स नहीं दिखे। मुंबई के बाहर थे, लेकिन मुंबई में क्योंकि यहाँ पर हो चुकी थी ये कंक्रीट रास्ते बन गए थे। दूसरा, पानी वानी की सप्लाई भी बहुत ठीक हो गई है। लगभग जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 5 मिलियन क्यूबिक जो है वो यूनिट अपने को वो चाहिए, पानी चाहिए, 5,000 मिलियन और है अभी, और 8,000 मिलियन लाने का प्लान है, जिसमें अलग अलग पानी की सप्लाई बढ़ाने का प्लान चल रहा है। लगभग समझ लीजिए कि मुंबई में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो माहौल आपको दिख रहा है, इसमें बीएमसी का बहुत बड़ा फंडिंग है, चाहे कोस्टल रोड का डेवलपमेंट हो या मेट्रो का डेवलपमेंट हो, ये सब पिछले 4-5 वर्षों में होता हुआ दिख रहा है। तो मुंबई का पूरा चेहरा बदलने का प्रयास हमारी तरफ से हो रहा है और वो बहुत ही स्पष्ट दिख भी रहा है। तो ये सब देखते हुए मैं कह सकता हूं कि मुंबई महानगर पालिका चुनाव में आम मुंबईकर इस बार महायुति के साथ खड़ा है। आम मुंबईकर ये चाह रहा है कि मुंबई में विकास हो, मुंबई में डेवलपमेंट हो, और होता हुआ दिख रहा है। तो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को एक अच्छी कामयाबी इस महानगर पालिका चुनाव में मिल सकता है, ऐसा मुझे दिख रहा है। दूसरा पक्ष जो है, वो जो उबाठा वाले लोग हैं, अभी दोनों भाई एकजुट हो गए। अब दोनों भाइयों के एकजुट होने के पीछे का बड़ा कारण यह है कि दोनों की पार्टियों की जो ज़मीन है वो नष्ट हो चुकी है। तो अपनी खिसकती ज़मीन को बचाने के लिए उन्होंने एक ठाकरे ब्रांड जैसा एक नाम घोषित किया। बाला साहब जब तक थे तब तक ठाकरे ब्रांड था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का एक रुतबा था। लेकिन इन लोगों ने जिस तरीके से, दोनों भाइयों ने जिस तरीके से वैचारिक रूप से एक बड़े बड़े पाप किए हैं, उन पापों की वजह से इनकी ब्रांड इक्विटी ख़त्म हो गई। अब दोनों भाई अपनी पार्टी बचाने के लिए, अपना परिवार बचाने के लिए, अपने बेटों को एक फिर से रोजगार दिए रहने के लिए, उनके बेटों को रोजगार मिले, राजनीतिक रोजगार मिले, इसके लिए हाथ मिलाए हैं। लेकिन आज उनके पास वोट बहुत कम है। ऐसे में वो एक नया वोट आकर्षित करने के चक्कर में लगे हैं और वो है मुस्लिम वोट। और मुस्लिम वोट खींचने के लिए वो धीरे धीरे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने जो हिंदुत्व की विचारधारा एक प्रतिपादित की थी और जिस आधार पर वो पूरी ज़िंदगी लड़ते रहे, उस हिंदुत्व की विचारधारा को उन्होंने हमेशा के लिए छोड़ दिया और मुस्लिम वोटों के लिए वे जिहादियों के दबाव में और प्रभाव में और उसके ट्रैप में आने लगे हैं।
ऐसे ऐसे मुस्लिम लोगों को टिकट दे रहे हैं जिनका दंगों में बड़ा रोल रहा है। तो दंगाई मनोवृत्ति के लोग, जिहादी प्रवृत्ति के लोग, या फिर हिंदुस्तान के खिलाफ सोचने वाले लोग ऐसे मुस्लिम वोटों के चक्कर में आके अब उद्धव ठाकरे और उनके भाई राज ठाकरे चुनाव में उतरे हैं। तो मुंबई का जो एक राष्ट्रवादी मानसिकता का जो मतदाता है, जो चाहे हिंदू हो या मराठी हो या हिंदी भाषी हो या मुस्लिम भी हो सकता है, ये सब लोग इनके इस हरकत से नाराज है और इसलिए भी इस वैचारिक आधार पर भी इनको हराने के लिए लोगों ने अपना मंसूबा बना लिया है। आपने कहा कि सड़क कॉन्क्रीटीकरण की आपने बात की, वीडियो दिखाया गया, पहले आदित्य ठाकरे बोल रहे थे कि सड़क कॉन्क्रीटीकरण करना प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं होता है, आप वो 5 सालों में कर ही नहीं सकते। उसके बाद जो अभी उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी, उनका वीडियो दिखाया गया कि हमारी सरकार आने के बाद सड़क कॉन्क्रीटीकरण होगा। तो ये मसला क्या है सड़क कॉन्क्रीटीकरण का? उन्होंने कहा कि ये शिंदे गुट वाले जो है ये झूठ बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिकली जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं वो बोल रहे हैं और जनता को गोलमोल कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कंक्रीट रोड का कंसेप्ट है। दुनिया के जिस शहर में जाएंगे, कुछ रोड एस्फाल्ट के होते हैं, डामर के होते हैं, बाकी रोड सब कंक्रीटाइज होते हैं। बड़े बड़े आइलैंड सिटी में भी आप जाएंगे तो आपको कंक्रीट रोड मिलेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति कहता है कि पूरा कंक्रीटीकरण संभव ही नहीं है तो वो सिरे से बेवकूफ़ व्यक्ति है। शिंदे साहब ने भी ये नहीं कहा कि पूरे मुंबई के रास्तों को हमने कंक्रीटाइज कर दिया। मैंने भी अभी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा सारे रास्ते अभी तक नहीं हुए। पिछले 3-4 वर्षों में लगभग 70% रास्ते कंक्रीटाइज हो गए और बाकी के कंक्रीटाइज होने की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन एक दिन मुंबई शहर ऐसा जरूर देखेगा जब उसका एक एक रास्ता कंक्रीटाइज होगा। मतलब हर बारिश पे जो डांबर है वो बारिश के साथ बहेगा नहीं और नीचे से खड्डे निकलेंगे नहीं। और जब कंक्रीट रास्ते बनते हैं तो उस पर खर्चा होता है, बड़ा खर्चा होता है, लेकिन वो 20 साल, 25 साल, 30 साल के लिए रोड बनता है। मतलब आज जो रोड बन रहे हैं, इन रोडों पर मुंबई के लोगों को आने वाले 25-30 सालों तक किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी, ये हमारी गारंटी है। बीएमसी चुनाव है, सेमीफाइनल कहा जाता है बीएमसी चुनाव को, तो विरोधियों की ओर से मैं सिरे से कहूँ यूबीटी और मनसे की युति जो है, उनके जो नेता हैं, प्रमुख नेता हैं, उनकी ओर से कहा गया कि बीजेपी ने 96,000 करोड़ रुपए का जो बजट है बीएमसी का, उसको ख़त्म करने का काम किया है और बेफजूल इन्वेस्टमेंट की है। जो बचा के रखे हुए थे, बचत करके रखे हुए थे, उसको ख़त्म करने का काम किया और भ्रष्टाचार करने का काम बीजेपी ने किया है। देखिए, बीएमसी का जो बजट है वो तो 70-72 हज़ार करोड़ का है, जिसका लगभग समझ लीजिए कि 70-80% वो नॉन प्लान में जाता है। मतलब लोगों के सैलरी वैलरी ये वो, मतलब मेंटेनेंस कॉस्ट है वो। हाँ, जिस पैसे की बात कर रहे हैं उसको हम कैश रिजर्व कहते हैं। लगभग 92,000 करोड़ का कैश रिजर्व था। कोई भी कंपनी या कोई भी सरकार यूं ही कैश रिजर्व बचा के क्यों रखेगी? जो बीएमसी के पास कैश था, लिक्विडिटी थी, उसका उपयोग मुंबई के विकास के लिए होना था। तो उस पैसे का इस्तेमाल हम मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने में कर रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे और जब मुंबई महानगर पालिका इनके कंट्रोल में था, तभी महानगर पालिका ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि कोस्टल रोड की टोटल फंडिंग बीएमसी करेगी। हालांकि रोड डेवलपमेंट मुंबई को बाकी महाराष्ट्र से जोड़ने वाले जो रोड बनाने का प्लान है वह एमएमआरडीए करती है और एमएमआरडीए महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है। तो रोड बनाने का काम जो इंटरनल रोड नहीं, जो बड़े रोड होते हैं वो रोड महाराष्ट्र सरकार बनाती है। लेकिन बीएमसी ने एक प्रस्ताव पारित किया और उद्धव ठाकरे जी ने उस पर मुहर लगाई कि जो मुंबई में जो कोस्टल रोड बनाना है, जो आगे जाके भाईंदर और वसई विरार तक कनेक्ट होना है, उसका टोटल फंडिंग हम करेंगे, यानी महानगर पालिका करेगी। और उनके हाथों भूमि पूजन भी हुआ था। मतलब जो कैश रिजर्व था उसी पैसे को डालना था ना। अब आपने तो एक छोटा सा कोस्टल रोड का भी पूजन किया था, हमने उसको महत्वाकांक्षी बना करके बसई विरार तक कर दिया है, ताकि कोई गुजरात से निकले तो बसई विरार पे चढ़े तो आने वाले 20-25 मिनट के अंदर वो मंत्रालय तक पहुंच सकता है। अब ये इतना बड़ा कोस्टल रोड समंदर के अंदर हजारों पिलर डाल के जो रोड बनाना है वो 1000-2000 रुपये में बनेगा। हजारों करोड़ रुपए लगेंगे, 50,000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो वो जो हमारा कैश रिजर्व है
वो आरती दिखाने के लिए थोड़ी है। उस कैश रिजर्व का इस्तेमाल मुंबई के विकास के लिए, मुंबईकरों के कल्याण के लिए होना है, और वही काम सरकार कर रही है। इसमें कहीं से कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है। दरअसल ये बहुत पुण्य का काम है, क्योंकि हम वैष्णव सभा में रहने वाले लोग एक अरसे से हाईवे के जाम से त्रस्त हैं। एसवी रोड से हम टाइम पे पहुंच नहीं सकते, हाईवे कब जाम हो जाएगा पता नहीं चलता। ऐसे में एक थर्ड अल्टरनेटिव रोड, वैसे ये कोस्टल रोड निकला है। आज आप देख लीजिए, बांद्रा से टाउन जाने में आपको महज 8 मिनट लगते हैं। जब बांद्रा और वर्सोवा कनेक्ट हो जाएगा तो 3 मिनट और जोड़ लीजिए, और जब वर्सोवा से लेकर के भाईंदर कनेक्ट हो जाएगा तो पूरे 20 मिनट के अंदर आप भाईंदर से टाउन पहुंच जाएंगे। ये कभी किसी ने सोचा था? इस कल्पना को साकार किया हमारी सरकार ने, और वह सब मुंबई और मुंबई के आसपास के लोगों के कल्याण के लिए। चर्चित मुद्दा एक रहा है महापौर को लेकर। महापौर के दावेदार, अभी तो चुनाव भी नहीं हुए हैं और रिजल्ट्स, चुनाव नहीं हुए तो रिजल्ट नहीं आया, पर महापौर के पद को लेकर शेख होगा, खान होगा, मराठी होगा, इस पर बहुत चर्चा चली। विरोधियों ने कहा कि अगर महायुति जीत के आती है तो उनका महापौर बेशक परप्रांतीय होगा, पर इस पर ही नीतीश राणे ने पलटवार करते हुए कहा था कि अगर महायुति जीतती है, अगर क्या महायुति जीतने ही वाली, ऐसा उन्होंने कहा था, महायुति जीतेगी तो हमारा जो महापौर होगा वो हिंदू होगा और मराठी होगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि महापौर के पद को लेकर हिंदू, मराठी, शेख, खान पर बांटना किस तरह का राजनीति का स्तर है? ये बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र मराठी भाषिकों का प्रदेश है, और मुंबई के लिए एक संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन हुआ था जिसमें 100 से ज़्यादा शहीदों ने बलिदान किया था मुंबई के लिए। तो निश्चित तौर पर मुंबई के संदर्भ में जो एक मराठी सेंटिमेंट बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, और उस मराठी सेंटिमेंट को देखते हुए हम सब की इच्छा है कि मुंबई के मराठी भाषिक समाज तय करेंगे कि मुंबई का अगला महापौर कौन होगा। यकीनन वो मराठी भाषिक होगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा यकीनन बात यह है कि वो हिंदू होगा। लेकिन ये जो मराठी, जो मुस्लिम वोटों के लिए जो लाचार हुए घूम रहे हैं, जब उनके सामने, उनके आंखों में आंख डाल करके वारिस पठान कहता है कि मुंबई का महापौर बुर्का वाली भी होगी और कलमा पढ़ने वाले भी होगी, खान पठान भी होगा, तब ये कुछ नहीं बोल पाते। तब इनके मुंह में दही जम जाता है। डर लगता है कि मुस्लिम नाराज हो जाएगा इससे। अगर कोई नेता कहीं मीरा रोड भाईंदर में व्यक्तिगत चर्चा में बोल दिया, मीरा रोड या भाईंदर के संदर्भ में कि उत्तर भारतीय महापौर होगा, उसको उठा करके मुंबई के संदर्भ से जोड़ करके इतना आग बबूला हो गए, मानो उत्तर भारतीय नहीं हो गए, ये पाकिस्तानी हो गए। मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तर भारतीय होगा, मैं नहीं कह रहा हूं कि हिंदी भाषी होगा, लेकिन मुस्लिम वोटों के लिए पूरे हिंदू समाज को हिंदी और मराठी में जो डिवाइड किया आपने, वो बहुत बड़ा पाप है। आपको उर्दू भाषा से लगाव हो गया, हिंदी भाषा से नफरत हो गई। आपको बुरके वाले, कलमा वाले सब चलेंगे, लेकिन हिंदी भाषी या उत्तर भारतीय से नफरत हो गई। ये जो कट्टरता है, क्योंकि जरा इसके इतिहास में आप जाएंगे तो महाराष्ट्र के आराध्य देवता जो हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, और छत्रपति शिवाजी महाराज को हम सब मानते हैं अपने भगवान की तरह। और उन्होंने 500 साल पहले इस देश में हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की थी, एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। तब जब मुगलों का राज था हिंदुस्तान पे, जब मुगलों के हम गुलाम हुआ करते थे, तब मुगलों की छाती पे चढ़ के उन्हें हिंदू भगवा झंडा लहराया था। और ऐसे शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग आज हिंदुओं में विभाजन पैदा कर रहे हैं, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे, प्रांत के नाम पे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको ऐसा लगता है कि हिंदू में ही ये डिवाइडेशन एक मतलब विकास का अभाव हो सकता है, विकास नहीं होगा डिवाइडेशन करना? मुस्लिम और हिंदू एक कम्युनिटीज़ है, पर हिंदू में ही जात पात का ये जो डिवाइडेशन करते आ रहे हैं ये लोग, तो क्या लगता है आपको, ये इससे मुंबई का विकास रुक सकता है?
ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मुंबई के विकास को मेन एजेंडा बनाना चाहिए था चुनाव का, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हिंदू मुस्लिम विवाद मेन एजेंडा बन गया। हिंदू समाज को भाषा के नाम पे तोड़ फोड़ करके, बांट करके, जो वोट वसूलने के चक्कर में लगे, वोट खींचने के चक्कर में लगे, उनकी वजह से मुंबई के विकास का एजेंडा पीछे छूटता जा रहा है। मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि 4 वर्षों से महानगर पालिका वर्चुअली हम लोग चला रहे हैं और लिटरली पूरे महानगर पालिका इस समय हमारे नियंत्रण में, और इस दरमियान मुंबई में विकास के ऊपर बहुत जोर दिया गया। हमारे जब मुख्यमंत्री थे शिंदे साहब, तो खुद वो डीप क्लीनिंग के लिए उतरते थे, मतलब मुंबई में स्वच्छता हो, साफ सुथरा सब कुछ रहे, स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ रास्ता मिले, स्वच्छ परिसर हो, स्वच्छ वातावरण हो, इसकी चिंता स्वयं मुख्यमंत्री रहते शिंदे साहब कर रहे थे। ये हमारा कमिटमेंट है मुंबई के लोगों के लिए। लेकिन सामने वालों का कमिटमेंट सिर्फ भाषा के नाम पे झगड़ा कराना है। ये पूरा मुंबई देख रही है, पूरे मुंबई के लोग देख रहे हैं, और आने वाले चुनाव में 15 तारीख को मुंबई के लोग एकजुट होकर के जो भाषा के नाम पे मुंबई के लोगों के बीच भेदभाव पैदा करते हैं, उनको करारा जवाब देंगे। इस बीएमसी चुनाव में सर शिवसेना शिंदे गुट का, महायुति का क्या एजेंडा रहने वाला है? क्या एजेंडा क्या है आप लोगों का? हमारा एजेंडा विकास है। हमने एक कमिटमेंट दिया है कि मुंबई में एक तो सारे रास्ते, विकास होगा सारे रास्तों का, लगभग 8 मेट्रो की सेवाएं ऑपरेशन में होंगी आने वाले 3-4 वर्षों में। कोस्टल रोड भाईंदर तक 2028 के एंड तक भाईंदर तक ले जाएंगे हम। पानी की सप्लाई जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मेरे ख्याल से 5000 मिलियन क्यूबिक टन ऐसे करके कोई एक है जो आज हमको सप्लाई होता है, आने वाले 5-6 वर्षों में 8000 तक चाहिए, और उसके लिए अलग अलग डैम क्रिएट करके पानी की सप्लाई मुंबई में बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। मुंबई के स्कूलों का विकास, मुंबई के गार्डन का विकास। एक जब शिंदे साहब मुख्यमंत्री तो आपला दवाखाना उन्होंने शुरू किया बाला साहब के नाम। उसके पीछे उद्देश्य का हर झोपड़पट्टी में गरीब से गरीब लोग तक उसके आरोग्य की चिंता हम करें। हर वार्ड में 2-2, 3-3 आपला दवाखाना है, और उसके माध्यम से कोई भी गरीब कितना भी कमज़ोर हो, वो किसी प्राइवेट क्लिनिक के लूट-पाट का शिकार नहीं होता। हर आपला दवाखाना में डॉक्टर होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, दवाएं होती हैं, मेडिसिन होती हैं, और उनकी देखभाल करने के लिए अटेंडेंट होते हैं। तो लोगों के स्वास्थ्य की चिंता, लोगों के रास्तों की चिंता, लोगों के पानी की चिंता, साफ सफाई की चिंता, स्कूल बेहतर हो, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन महानगर पालिका के हाथ में होता है। तो प्राइमरी एजुकेशन इस स्तर का बने कि गरीब से गरीब और अमीर से अमीर आदमी भी उस स्कूल को अपना विकल्प मान सके। आज दुर्भाग्यपूर्ण बात है, व्यक्ति के पास थोड़ा सा भी पैसा होता है, वो सरकारी स्कूल में नहीं जाता, वो प्राइवेट स्कूल में जाता है, और बड़े पैमाने पर उसको फीस भरना पड़ता है। तो बगैर फीस भरे निःशुल्क एजुकेशन, शिक्षा उसको महानगर पालिका के प्राथमिक स्कूलों में मिले, इसकी चिंता हमारी। ये मुख्य तौर पर हमारा एक एजेंडा है जो महानगर पालिका के कामकाज के अंदर आता है। शिंदे साहब बड़े पैमाने पर जो बड़ी बात सोचते हैं कि जो मराठी भाषियों को मुंबई छोड़ करके बाहर जाना पड़ा, 25 वर्षों के कुशासन के, उद्धव ठाकरे अनुबाठा के कुशासन की वजह से हम कैसे मराठी भाषिकों को वापस ला करके उनको उनके बस्ती में बसाया जाए, ये हमारी चिंता है। इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। बीएमसी चुनाव चल रहा है, रैलियों का दौर जारी है। बीते दिन एक घटना हुई कि शिवसेना शिंदे गुट के एक उम्मीदवार, उन पर चाकू से हमला किया गया। तो अगर ऐसे अपोनेंट्स, ऐसे कैंडिडेट सेफ नहीं है, तो जनता की सिक्योरिटी पर सवाल उठाया गया, सरकार पर सवाल उठाया गया कि अगर नगर सेवक के उम्मीदवार ही सुरक्षित नहीं है तो इस सरकार की कार्यकाल में जनता कैसे सेफ होगी, ऐसा सवाल उठाया गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सवाल उठा सकता है विपक्ष, सवाल उठाने का तो सबको अधिकार है, लेकिन बुनियादी बात यह है कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र में चुनाव एक उत्सव होता है, एक लोकतांत्रिक उत्सव होता है, और लोकतंत्र के हक में यह है कि सारे चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से लड़े जाने चाहिए। वैचारिक मतभेद होते हैं हमारे, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग उम्मीदवार हैं, सबके बड़े बड़े स्टेक हैं इलेक्शन में,
लेकिन ये सारा द्वंद्व शांतिपूर्वक और अहिंसक तरीके से होना चाहिए, वैचारिक मतभेद के बावजूद। मजा इसी में है। एक जमाना था जब उत्तर भारत के राज्यों में चुनावी हिंसा खूब भड़कती थी। धीरे धीरे अब हालात वहाँ सुधर गए। बिहार में भी विधानसभा के चुनाव हुए, आपने पहली बार सुना कि वहाँ पर हिंसा नहीं भड़की। महाराष्ट्र में तो चुनावी हिंसा कभी होती ही नहीं थी। कल तो शिंदे गुट के जो उम्मीदवार थे, जिस तरीके से कल हमारे एक उम्मीदवार के ऊपर चाकू से हमला किया गया, पुलिस उसकी छानबीन कर रही है और बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कौन से लोग हैं और उनको सजा भी दी जाएगी, उनके खिलाफ एक्शन भी होगा। इसके अलावा अकोला में कांग्रेस के एक नेता थे जिनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और उपचार के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। संभाजीनगर में MIM के एक नेता जो वहाँ के पूर्व MP हैं, उनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। तो इस प्रकार की जो हिंसा भड़की है चुनाव के दरमियान, वो चिंताजनक है। और मैं सभी लोगों से यही कहूँगा कि जिनकी भी लोकतंत्र में आस्था है, कृपया करके चुनाव शांतिपूर्वक लड़िए और छोड़ दीजिए जनता के ऊपर, जनता को फैसला करने दीजिए। आपके पास जो भी अच्छी बात कहने के लिए है, जो आपके मन में वादे हैं, जो वचन हैं, जो आश्वासन है, लोगों के बीच लेके जाइए। अगर लोग आपको मानते हैं तो आपको वोट देंगे, आपकी बातों में विश्वास नहीं है तो आपको वोट नहीं देंगे। लेकिन इसका मतलब अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो दूसरा रास्ता हिंसा का नहीं हो सकता। जहाँ तक सरकार की बात है तो निश्चित तौर पर सरकार इस प्रकार के हिंसा करने वाले लोगों को कभी बख्शेगी नहीं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और हमारा चुनाव शांतिपूर्वक हो, इसका पूरा इंतजाम किया जाएगा। PMC चुनाव में ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं चर्चाओं में। लाडली बहन योजना आपने सुना होगा, उसके बारे में लाडली बहन योजना को लेकर कहा जाता है सर कि ये सिर्फ महिलाओं को लोभ लुभावन की चीज़ें थी, ये केवल लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कहा गया और इसका कोई उपयोग नहीं हुआ। पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि 2100 रुपये दिए जाएंगे, पर अब विपक्ष कह रहा है कि ये 1500 रुपये भी नहीं देंगे और ये सिर्फ ढकोसले हैं सरकार के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले। और अब BMC चुनाव से पहले 2 दिन पहले ये सिर्फ एक किस्त डालेंगे, उसके बाद ये योजना जो है बंद कर देंगे। सबसे पहले ये बता दूं मैं कि सरकार ने 50 बार कहा है कि लाडली बहन योजना कभी बंद नहीं होगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है और हमारे उप मुख्यमंत्री शिंदे साहब ने भी कहा है। दूसरी बात, लाडली बहन योजना जो है हमारी माताओं और बहनों को एक आर्थिक ताकत देने की योजना है। क्या दिक्कत है अगर किसी महिला के अकाउंट में हर महीने 1500 रुपये चला जाए और सरकार दे दे और बगैर किसी अपेक्षा के, तो इसमें दिक्कत क्या है? उस महिला को कहीं ना कहीं एक आर्थिक ताकत तो मिलती है। जो ये कहते हैं कि योजना लागू ही नहीं, वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। हर महीने दिया जाता है। हाँ, इस चुनाव के समय, इस चुनाव से पहले 2 महीने का बकाया एक साथ दिया गया, मतलब 2 महीने पहले तो रेगुलर दिया जा रहा था। लोकसभा चुनाव के बाद मई, जून, जुलाई के आसपास इस योजना की परिकल्पना हुई थी और शिंदे साहब उस समय मुख्यमंत्री थे और उसी दरमियान तय हुआ कि हम रक्षाबंधन के समय से इस योजना के तहत महिलाओं को मदद करना शुरू कर देंगे। रक्षाबंधन में एक साथ 2 महीने का सबको 2 महीने की किस्त मिली, उसके बाद भाई दूज के समय, भाऊ बीज के समय किस्त मिली और हर महीने हम कोशिश करते हैं। अब इससे लाभ ये है कि बहुत सारी महिलाएं 2-2, 3-3 महीने का पैसा बचा करके वो कुछ स्वयं रोजगार शुरू कर रही हैं। महिलाओं का स्वावलंबन हो रहा है, महिलाओं अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी को ऐतराज़ होना चाहिए, और अगर इस पर किसी को ऐतराज़ हो रहा है मतलब वो हमारी माताओं बहनों को अपने पैरों पे खड़ा होने के खिलाफ है। विपक्ष प्रारंभ से इस योजना के खिलाफ बोलता रहा। कांग्रेस वाले तो ये भी कहते रहे कि हम अगर वो सरकार में आएंगे तो वो इस योजना को बंद कर देंगे, इसलिए लाडली बहनों ने उनको आने नहीं दिया सरकार में। आज महाराष्ट्र लगभग 2.5 करोड़ ऐसी ज़रूरतमंद महिलाओं को नियमित तौर पर हर महीने मदद कर रहा है। ये 1500 रुपये की मदद है, हम 2000 रुपये, 2500 रुपये तक करने की तैयारी में। हमारा वचन है आने वाले दिनों में सारा जो फाइनेंशियल हमारा अरेंजमेंट है वो ठीक हो जाए तो महिलाओं के खाते में 2000 या 2500 भी जाने लगेंगे। सर, मेरा अगला सवाल है, बहुत ही रोचक युति इस BMC चुनाव में हुई है, वो है ठाकरे ब्रदर्स की। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आए हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि ठाकरे ब्रदर्स साथ में आने से शिंदे गुट को बेसिकली स्पेसिफिकली
कुछ असर पड़ेगा, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि जो हमें धोखा दे के गए हम उनको इन चुनाव में दिखा देंगे, घर बैठा देंगे, ऐसे बताया गया है। चुनावी भाषणों में इस प्रकार की बातें कही जाती हैं, लेकिन उसकी जो वास्तविकता है उससे बहुत ज़्यादा ताल्लुक नहीं रह जाता। ये दोनों ठाकरे बंधु एक साथ आए तो हमारा ठाकरे ब्रांड है, हम ये हैं वो हैं। मैंने जैसा कहा आपको कि जब तक शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे तब तक ठाकरे ब्रांड था, क्योंकि वो एक प्रामाणिक व्यक्ति थे और पूरी जिंदगी अपने विचारों के लिए, अपने सिद्धांतों के लिए लड़े। यह पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, और इसी आधार पर एक ब्रांड क्रिएट हुआ था। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और बाला साहब के विचारों को त्याग दिया, उसी दिन से ठाकरे ब्रांड डाइल्यूट हो गया। आज महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अगर सही मायने में कोई ब्रांड है तो फडणवीस ब्रांड है, वो एकनाथ शिंदे का ब्रांड है। इन ब्रांडों के नाम पे वोटिंग हो रही है। आपने नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव में देखा होगा, भाजपा एक बहुत बड़े दल के रूप में निकल के आया, दूसरी पार्टी के रूप में, दूसरी सबसे बड़े दल के रूप में हमारी पार्टी आई। 60 नगराध्यक्ष हमारे चुन के आए। जब शिवसेना एकीकृत थी तब भी इतने नगराध्यक्ष कभी नहीं आए थे। तो एकनाथ शिंदे जी की जो लोकप्रियता है वो मराठी लोगों में जबरदस्त है। तो दोनों भाई एक आ गए तो हमारा वोट सिमट जाएगा या हमारा वोट अपनी तरफ से खींच लेंगे, ऐसा सिमट गए हैं। जो मन से है उसका टोटल वोट घट करके अब 1.5% हो गया है और यूबीटी वालों के टोटल एमएलए की संख्या 20 रह गई है 288 में, और 250 में से इनका जो है 250 नगराध्यक्षों में से उबाटा के पास सिर्फ 9 नगराध्यक्ष आए हैं। 250 नगराध्यक्षों के चुनाव हुए तो मनसे के पास 0 नगराध्यक्ष आए हैं। तो पूरे महाराष्ट्र ने अपना फैसला दे दिया है कि साहब जो मराठी वोटर हैं उनके मन में अगर आज उनके दिल पर अगर कोई राज करता है तो शिंदे जी और फडणवीस जी राज करते हैं, ये दोनों भाई नहीं। हो सकता है विश्वास टूट जाए, हो सकता है वैचारिक तालमेल न रह जाए, तो फिर आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए या राजनीतिक भावनाओं को संतुष्ट करने के लिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर राजनीतिक भावना नहीं होगी तब तक आप राजनीति में नहीं हो सकते। राजनीति में अब तब होते हैं जब आपके अंदर एक इमोशन होता है, एक फीलिंग होती है। उसके लिए आप एक कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ आप कनेक्ट होते हैं, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। और आखिरी व्यक्ति हूं जिसने हिंदुस्तान में कोई दल बदला, कांग्रेस में से बहुत सारे लोग जो दूसरे दल से आए। मैं खुद ही कांग्रेस में दूसरे दल से गया था, आज भी कांग्रेस में बहुत सारे लोग दूसरे दल से, कोई लेफ्ट पार्टी से आ रहा है, कोई बीजेपी से जा रहा है, कोई शिवसेना से जा रहा है। बीजेपी से बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से जा रहे हैं, दूसरी पार्टी से जा रहे हैं। हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान के बाहर कई देशों में हमने ब्रिटिश लोकतंत्र की नकल की है। हमारे संविधान और हमारी जो पूरी संसदीय व्यवस्था है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की व्यवस्था की मतलब कह सकते हैं उसके वो मॉडल पे हमने बनाया। क्या ब्रिटेन में दल बदल नहीं हुआ? ब्रिटेन में सबसे बड़ा दल बदल कौन है? विंस्टन चर्चिल थे। उन्होंने खुद पार्टी बदली थी 2 बार और प्रधानमंत्री बने थे। तो ठीक है, राजनीति में शब्दों का लोग प्रयोग करते हैं और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं किसी पर अटैक करने के लिए, किसी आलोचना करने के लिए, और आलोचना होनी चाहिए, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उस आलोचना का जवाब मेरे पास यह है कि मैं जो भी कर रहा हूं कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, किसी का मर्डर नहीं किया, कि कोई बलात्कार नहीं किया, किसी की चोरी नहीं की, कोई डकैती नहीं की। मैंने, मेरी अंतरात्मा ने कहा कि बॉस यहाँ पर इनके साथ आपकी बात नहीं बन रही, या फिर आपको सम्मान नहीं मिल रहा है, आपके आत्म स्वाभिमान को चोट पहुंचा रहे हैं लोग, तो अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए ये जगह छोड़कर कहीं और चलिए। और एक मुद्दा है सर, ऐसे कहा जाता है कि वो चुनाव, बिहार विधानसभा का भी आपने जिक्र किया थोड़ी देर पहले, महाराष्ट्र विधानसभा हो, अन्य भी विधानसभा हो या कोई भी चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी और महायुति वाले वोट चोरी करते हैं, सेटिंग करते हैं और उससे चुनाव लड़ते हैं। लोगों का कोई जन समर्थन उनके पास है नहीं, ये भी कहा जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस वालों ने बहुत जोर शोर से चलाया। वोट चोरी मतलब क्या?
उन्होंने दिखाया कि साहब जो मतदाता सूचियां हैं, इन मतदाता सूचियों में बहुत गड़बड़ी है और ऐसे लोगों के नाम हैं और एक व्यक्ति के कई जगह नाम हैं और इनके जो फर्जी तरीके से जो नाम डाले गए इसका दुरुपयोग बीजेपी करती है। जो वोटर एग्जिस्ट नहीं करता उसके नाम पे अपने कार्यकर्ताओं को भेज के वोट डलवा देते हैं। यही था, यही उनका प्रेजेंटेशन था। जिस समय ये आरोप लगा रहे थे उसके उसी समय या उसके आसपास चुनाव आयोग की तरफ से बिहार में प्रायोगिक तौर पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एसआईआर क्या है? तो मतदाता सूचियों में अगर कोई फर्जी वोटर हो तो उसका नाम निकालना है। तो पूरा लालू यादव की पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने कहा एसआईआर गलत है, एसआईआर नहीं करो। तो एक तरफ आप कहते मतदाता सूचियों में गड़बड़ है और जब उन गड़बड़ को दूर करने के लिए एसआईआर लागू किया तो आप उसका भी विरोध करते हैं। तो आप कहना क्या चाहते हैं? 67 लाख फर्जी वोटरों के नाम बिहार में निकाले गए, बिहार के मतदाता सूचियों से। 67 लाख में से एक भी व्यक्ति निकल के नहीं आया कि मैं जेन्युइन वोटर हूं। फिर से डाला जाए, कोई आया? उत्तर प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जो चल रही थी पूरी हो गई और वहां का ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल कल रिलीज किया गया और उस ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में बताया गया है कि 2,89,00,000 मतलब 2,90,00,000 के आसपास वोटर फर्जी थे जिनके नाम निकाल दिए गए। और चुनाव आयोग ने कहा कि आपको हम 1.5 महीने का टाइम दे रहे हैं। ये 2,90,00,000 में अगर अनजाने में हमसे गलती से कोई जेन्युइन वोटर का नाम कट गया है तो आप आइए, फॉर्म 6 भर के अप्लाई करिए, हम आपका नाम फिर से डालेंगे। ठीक है? तो जिस आधार पर आप वोट चोरी का आरोप लगाते हैं वो आपका आधार ही गलत है। अगर आप कहते हैं वोट चोरी हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए सरकार खुद प्रयास कर रही है, चुनाव आयोग खुद प्रयास कर रहा है। अब अगर ईवीएम के बारे में आपको कोई शिकायत है तो मुझे भी पहले लगता था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कितनी बार बहस हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कई बार कहा कि आइए साहब आप यहाँ पर जो ईवीएम हैक करके दिखाइए, कोई जाता ही नहीं। तो मशीन है, मशीन के ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, मशीन बेजुबान होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है ईवीएम को हैक करना या मैनिपुलेट करना, ऐसा मेरा अब का निष्कर्ष है। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे? आने वाली 16 तारीख को पलड़ा कहाँ होगा, मतलब सेलिब्रेशन कहाँ हो रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे? कुछ लग रहा है आपको? आने वाले 16 तारीख को मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव के जब नतीजे घोषित होंगे तो महायुति का महापौर होगा और मुंबई में ट्रिपल इंजन सरकार की स्थापना होगी। पहली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, दूसरी सरकार महायुति की सरकार फडणवीस जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है, और तीसरी सरकार लोकल बॉडी के इलेक्शन की सरकार होगी, लोकल बॉडी की सरकार होगी जिसमें हमारे शिवसेना बीजेपी की महायुति का महापौर बैठेगा। और एक बार जब ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो मुंबई में विकास की जो धारा है और तेजी से बहेगी। तो ये थे हमारे साथ मशहूर चेहरा राजनीतिक में, कांग्रेस से लेकर सफ़र शुरू किया, शिवसेना शिंदे गुट में आए, पहले पत्रकार रह चुके हैं। इनके साथ हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत में बस इतना ही। कैमरा पर्सन नितिन धोड़ी के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।